नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लीनियर अलजेब्रा में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिस एंड डायमेंशंस। तो आज हम इस चैप्टर में करेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। इसके एग्जांपल्स करेंगे कि हम किस तरीके से वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स क्या होता है और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो मैं इसको जो है वो आपको पहले बिल्कुल सिंपल वे से आपको समझा देती हूँ, देन आपको जो बुक में लिख रखा है वो डेफिनेशन भी आपको समझा दूंगी। तो देखिए, आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, शॉर्टकट में हम इसको एलसी से डिनोट करेंगे। ये है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझिए। मान लीजिए मैंने एक वी वेक्टर लिया है वेक्टर स्पेस वी एफ से। ठीक है, मैंने एक वी वेक्टर लिया है वेक्टर स्पेस वी एफ से। देन मैं इस वी को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स कहूंगी, जो कि वेक्टर्स आपके मान लीजिए अनदर वेक्टर्स हैं v1 v2 v3। इस तरीके से vn तक हमने एक वेक्टर स्पेस वी एफ से ही ये वेक्टर्स लिए हैं। देन इस v को इन वेक्टर्स के साथ अगर एक्सप्रेस कर सकें कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस में a3 v3, इस तरीके से चल के आपके पास an vn, यानी कि अगर हम इस v वेक्टर को, जो कि हमने वेक्टर स्पेस vf से लिया है, इस v वेक्टर को इन वेक्टर्स के इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर हम इसको एक्सप्रेस कर सकें तो इस v को हम कहेंगे कि v इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, जहां पर आपके पास a1 a2 से लेकर an तक जो एलिमेंट्स हैं ये आपके फील्ड से आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास डेफिनेशन हो जाती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के। तो यहाँ पर जो बुक में लिखा हुआ वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि अ वेक्टर v बिलोंग्स टू वी एफ। हमने वही वेक्टर स्पेस वी एफ से हमने एक v वेक्टर लिया है। इस v वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vn बिलोंग्स टू v बोलेंगे। इफ v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम इस v को किस तरीके से एक्सप्रेस कर दें, a1 v1 प्लस a2 v2 इस तरीके से an vn तक अगर हम इस तरीके से v वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ये आपके पास v वेक्टर जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कहलाता है, जहां पर आपके पास a1 से लेकर an तक जो एलिमेंट्स है ये आपके स्केलर होते हैं जो कि फील्ड से लिए गए हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी कि किस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशंस में हम किसी वेक्टर को लिखते हैं, और इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी कि आपको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ही देखिए कि आपको यहाँ पर दे रखा है v1 वेक्टर आपको दे रखा है, जो कि आपके पास यहाँ पर 3 स्पेस में दे रखा है 1 1 1, आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फिर v2 दे रखा है आपके पास 1 0 1, फिर v3 दे रखा है आपके पास 1 0 0। क्लियर है? देन द वेक्टर v, इस वेक्टर v को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इन 3 वेक्टर्स के। ठीक है, तो देखिए आप किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करोगे। हमें कौन से वेक्टर को, v वेक्टर जो कि आपका क्या दे रखा है 9 2 एंड 6, ये v वेक्टर दे रखा है। v1 हमें दे रखा है 1 1 1, v2 वेक्टर हमें दे रखा है 1 0 1, और v3 वेक्टर हमें दे रखा है 1 0 0। ठीक है, अब हमें कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है, वी वेक्टर को हम किस तरीके से करेंगे, a1 v1 प्लस में a2 v2 प्लस में a3 v3। क्लियर है? इस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि वेक्टर 3 है तो 3 ही लीनियर कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो v आपके पास क्या है, v आपके पास 9 2 6 है। अब देखिए हमें यहाँ पर a1 a2 और a3 स्केलर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, मान लीजिए मैंने a1 v1 वेक्टर आपके पास क्या है 1 1 1, प्लस में फिर a2 मैंने एज इट इज लिखा, v2 वेक्टर क्या है 1 0 1, फिर मैंने यहाँ पर a3 एज इट इज लिखा, v3 वेक्टर क्या है 1 0 0। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये जो a1 है अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये a1 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 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास a2 0 फिर a2 बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर a3 0 0 बन जाएगा। अब x कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके पास ऐड हो जाएगा, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 कोमा y कोऑर्डिनेट आपके पास a1 0 है, ये 0 है तो ये a1 हो जाएगा। फिर z कोऑर्डिनेट्स तो a1 प्लस a2 और a3, यहाँ पर z जो है वो आपके पास 0 है तो ये आपके ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? आपके पास जो है वो
इस साइड आपके पास 9 to 6 है। अब यहाँ पर कंपेयर करोगे तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखोगे तो a1 a2 प्लस में a3 जो है वो 9 के इक्वल आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। फिर a1 जो है उसकी वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, ये सेकंड हो जाएगा। और फिर a1 प्लस a3 की जो वैल्यू है ये आपके पास 6 आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। 2 को आप यहाँ पर थर्ड में पुट करोगे, यानी कि a1 की वैल्यू 2 पुट करो तो a3 की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। तो a3 की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी। a1 की वैल्यू 2 है, a3 की वैल्यू 4 है, इसको आप फर्स्ट में पुट कर दो तो a1 की वैल्यू 2 है और a3 की वैल्यू जो है वो 4 है। तो आपके पास 2 और 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a2 की जो वैल्यू है वो 9 माइनस में 6, यानी कि a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 आ जाएगी। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पर a1 a2 और a3 की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पर इस लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट कर दो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जब आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है v, जो कि आपके पास क्या है 9 to 6, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में। वो किस तरीके से, a1 की वैल्यू कितनी है 2v1 हो जाएगा प्लस में, और a2 की वैल्यू 3 है, 3v2 हो जाएगा प्लस में। फिर आपके पास a3 की वैल्यू 4 है, 4av3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस v वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन स्केलर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई भी एक जगह पर जो है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको k दे दिया, आपसे पूछ लिया जाएगा कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, हमें यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। द वेक्टर्स v 1 -2 एंड k, यानी कि इस v वेक्टर को हमें एक्सप्रेस करना है a1 v1 प्लस में a2 v2। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमें एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही वेक्टर जो है वो दे रखे, तो आपके पास दो लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएगा, ये a1 v1 प्लस a2 v2। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये जो v वेक्टर है ये हमें दे रखा 1 -2 एंड k, और यहाँ पर a1 क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें यहाँ पर नहीं गिवन है तो a1 एज इट इज आ जाएगा। v1 आपके पास क्या होगा 3 0 -2 प्लस में a2 एज इट इज आ जाएगा, और v2 की वैल्यू आपके पास 2 -1 और -5 हो जाएगी। क्लियर है? अब आप यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3a1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2a1 हो जाएगा। यहाँ पर करोगे तो आपके पास ये 2 है तो 2a2 हो जाएगा, माइनस का a2 हो जाएगा, और माइनस का 5a2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पर अब जब आप इनको ऐड करोगे तो 3a1 प्लस में 2a2, फिर 0 में ये ऐड करोगे तो -a2 हो जाएगा, ये करोगे तो माइनस का 2a1 माइनस का 5a2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है 1 -2 एंड k। क्लियर है? अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को यहाँ पर कंपेयर करोगे तो 3a1 प्लस में 2a2 जो है वो बराबर हो जाएगा आपका 1 के, -a2 जो है वो -2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो a2 की वैल्यू है वो आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब आप z कोऑर्डिनेट को आप कंपेयर करोगे तो a21 माइनस का 2a1 माइनस का 5a2 इज इक्वल्स टू में k आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास ये 3a1 प्लस में 2a2 इज इक्वल्स टू 1 है। a2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन में a2 की वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्या बनेगा, a31 प्लस में 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू में 1, यानी a31 इज इक्वल्स टू में माइनस का 3 हो जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब a1 की वैल्यू -1 आ गई, a2 की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो पुट कर देना, तो v जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, a1 और a2 की वैल्यू हमारे पास आ ही गई, लेकिन हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसको आप थर्ड इक्वेशन नाम दे देना, क्योंकि यहाँ से ये 2 बन जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन इसको नाम दोगे तो a1 और a2 की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, और हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो माइनस का 2 a1 की जगह आपके पास -1 आ जाएगा, माइनस का 5 a2 की जगह 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू में k चल रहा है, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये आपके पास माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू में k, यानी कि k की वैल्यू जो है वो -8 आ जाएगी। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो ये v वेक्टर है वो क्या होगा, v वेक्टर आपके पास यहाँ पर बनेगा 1 -2 एंड 8, और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, a1 की वैल्यू -1 थी तो -1 v1 प्लस में आपके पास यहाँ पर a2 की वैल्यू 2 आई है तो 2 v2, तो ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ k की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो k की वैल्यू जो है वो आपके पास -8 आ जाएगी।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए कि यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है ये आपका स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जो कि आप इसको याद रखना कि जो जीरो वेक्टर होता है कि जीरो वेक्टर इज ऑलवेज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, जैसे v1 से लेकर vn तक हमने फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स ले लिया, तो जीरो वेक्टर जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्लियर है, तो जीरो वेक्टर को हम लिख सकते हैं 0v1 प्लस 0v2, इस तरीके से 0vn। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछा जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है कि लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर्स क्या होता है, तो उनकी डेफिनेशन देखिए। तो देखिए लीनियर डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है वो ये बनती है कि लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, कि अगर वी एफ आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, a set of vectors, एक सेट है आपके पास वेक्टर्स का v1 से लेकर vn तक बिलोंग्स टू v, इज सेट टू बी लीनियर डिपेंडेंट। हम इस सेट को लीनियर डिपेंडेंट कहेंगे ओवर द फील्ड f इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, क्योंकि स्केलर्स जो होंगे वो फील्ड से आएंगे, तो अगर आपके पास स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं a1 a2 से लेकर an तक बिलोंग्स टू फील्ड, नॉट ऑल जीरो, यानी कि जितने भी स्केलर्स आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, ये जो स्केलर्स हैं वो सारे आपके पास जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास वन जो है वो यहाँ पर नॉट जीरो होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। देन आपके पास ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। साथ में आपके पास जो ये a1 a2 से लेकर an तक आपके पास स्केलर्स है, ये सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो ये आपके पास सेट है वो आपके पास लीनियर डिपेंडेंट सेट है। क्या है? लीनियर डिपेंडेंट सेट है। तो ये आपके पास डेफिनेशन होती है किसकी? लीनियर डिपेंडेंट की। आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। यहाँ पर आपके पास जो स्केलर्स होंगे वो सारे आपके जीरो नहीं होने चाहिए। जब आपके सारे जीरो नहीं होंगे तो वो आपका लीनियर डिपेंडेंट सेट कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर आपके पास लीनियर डिपेंडेंट सेट जब नहीं बनता तो वो आपका क्या बन जाएगा? सेट लीनियर इंडिपेंडेंट बन जाएगा। अगर हम उसकी अलग से डेफिनेशन करें तो लगेगी कि लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, अ सेट ऑफ वेक्टर्स v1 से लेकर vn बिलोंग्स टू v इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे जहां पर आपका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। a1 से लेकर an तक जो है ये फील्ड के मेंबर्स हैं, यानी कि ये सारे स्केलर्स हैं, और जब आपके पास ये स्केलर्स सारे जीरो हो तो वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट बनता है। डिपेंडेंट में क्या था कि सारे स्केलर आपके जीरो नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट में सारे स्केलर आपके जीरो होते हैं, तो सेट जो होता है, सेट ऑफ वेक्टर्स जो होता है, ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहलाता है। क्लियर है। तो ये आपके पास दो डेफिनेशंस थे, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इनकी जो थ्योरम्स हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ रिमार्क है जो कि आपको याद रखने हैं। वो रिमार्क क्या है? देखिए फर्स्ट रिमार्क है कि एन इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी, कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है, इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे इफ एवरी फाइनाइट सबसेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है, इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है, उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे अगर उसका एवरी फाइनाइट सबसेट, यानी कि अगर इनफाइनाइट सबसेट, आपका इनफाइनाइट सेट अगर आपके पास है, उसका अगर कोई फाइनाइट सबसेट बन रहे हैं, तो जो फाइनाइट सबसेट अगर आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो जो इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स होगा वो भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है। सेकंड आपके पास जो रिमार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो वो जो होगा वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर एक सेट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास जीरो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है। फिर थर्ड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहा है कि एक सिंगलटन सेट जीरो को छोड़ के, ठीक है, मान लीजिए सिंगलटन सेट 2 हो गया, सिंगलटन सेट 3 हो गया, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई सिंगलटन सेट है तो वो जो सेट है वो आपका ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर आपके पास, क्योंकि देखिए अगर आप ये कर रहे हो तो ये भी एक सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है। अगर सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है वो तो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर सिंगलटन सेट है, जीरो को छोड़कर अगर कोई भी एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, तो वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। दोनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे ही एज ए स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट से रिलेटेड हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सीधी ही स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो रिजल्ट्स देख लीजिए।
तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट रिजल्ट है वो है कि एवरी सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो उसका जो सबसेट होगा, ठीक है, अगर आपके पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन रहा है तो उसका जो सबसेट होगा वो भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर आपके पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन रहा है तो उसका हर एक सबसेट जो होगा वो भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सेकंड प्रॉपर्टी में है कि एवरी सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट, कि अगर आपके पास कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है और उसका हर एक सुपरसेट जो होगा वो भी आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये इस तरीके से याद करना है कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात है तो सबसेट उसके जो होंगे वो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट की बात है तो उनके जितने भी सुपरसेट बनेंगे वो सारे आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये क्या है कि इफ अ सबसेट एस, कि अगर आपके पास कोई एक सबसेट एस है जिसमें आपके पास वेक्टर्स v1 से लेकर vn तक वेक्टर्स हैं ऑफ ए वेक्टर स्पेस vf, यानी कि वेक्टर स्पेस vf का एक सबसेट है एस, इसमें आपके v1 से लेकर vn तक वेक्टर्स हैं। ये जो सेट है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये सेट जो है वो आपका क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हम इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि देन नन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ एस इज जीरो वेक्टर, कि इस सेट के अंदर, एस सेट के अंदर कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि एक वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट है जिसमें v1 से लेकर vn तक एलिमेंट्स हैं। अगर ये आपका सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अगर ये सेट क्या है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन इस एस सेट में जो ये वेक्टर्स हैं इनमें कोई भी जीरो वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए सेट विच कंटेन्स द नल वेक्टर। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है, उस सेट के अंदर अगर नल वेक्टर कंटेन कर रहा है तो वो आपका सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। ठीक है, अभी देखिए हमने यहाँ पर पहले जो किया उसमें कहा कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके अंदर कोई भी आपका वेक्टर जो होगा वो जीरो वेक्टर नहीं होगा। अगर कोई भी उस सेट के अंदर जीरो वेक्टर नहीं है तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर आपके पास कोई एक सेट है जिसके अंदर जीरो वेक्टर है तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रही है कि इफ अ वेक्टर v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ n वेक्टर्स, कि अगर हम एक v वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं n वेक्टर्स के, देन द सेट ऑफ वेक्टर्स, जो ये आपका सेट ऑफ वेक्टर्स बनेगा v1 से लेकर vn तक, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनेगा। क्लियर है, हमने जैसे एक v वेक्टर लिया वेक्टर स्पेस vf से, देन आपके पास एक सेट है v1 से लेकर vn तक, देन इस v वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर हम लिख पा रहे हैं तो ये आपका जो सेट होगा वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखनी है, आपका सीधे ही स्टेटमेंट के थ्रू ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इन चीजों को बार बार जब पढ़ोगे तो ये आपको टिप्स पर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी में है कि इफ अ सेट ऑफ n+1 वेक्टर्स, मान लीजिए एक आपके पास वेक्टर्स का सेट है जिसमें आपके पास v1 v2 से लेकर vn तक, तो जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि आपके पास n वेक्टर्स थे, अब एक n+1 यानी कि एक एक्स्ट्रा वेक्टर्स आ गया। तो अगर आपके पास कोई एक सेट है जिसमें n+1 वेक्टर्स हैं, इज लीनियरली डिपेंडेंट, इसको हम क्या कहेंगे, ये सेट जो है वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है। एंड v1 से लेकर vn तक जो वेक्टर है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, v1 से लेकर vn तक जो सेट है वो आपका क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक v वेक्टर हमने एक्स्ट्रा लिया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है सेट, देन v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा v वेक्टर लिया है उसको हम इस सेट के वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्लियर है, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई एक सेट है जिसके अंदर आपके पास n+1 वेक्टर्स हैं, तो वो n+1 वेक्टर्स हैं तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा।
और ये जो है वो आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर रहा है कि अगर आपके पास कोई वी वेक्टर है, उसको अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनेगा। ये हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी में पढ़ा। अभी हमने यहाँ पर एक सेट ही बना दिया जिसमें v1 से लेकर vn तक तो आपके वेक्टर्स थे, एक एक्स्ट्रा v ही हमने यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर दिया जो कि किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, v1 v2 से लेकर vn तक का। तो ये आपका क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास n+1 वेक्टर्स हैं तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, और v1 v2 से लेकर vn तक जो आपके पास सेट है ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। देन ये जो v है वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 से लेकर vn तक लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी आपकी क्या है। सेवंथ प्रॉपर्टी कह रही है कि द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, कि आपके पास जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए v1 से लेकर vn तक आपके पास वेक्टर्स हैं, इसमें कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है, तो ये आपका एक सेट है जिसमें सारे ही क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। VF इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये आपके क्या होंगे, नॉन जीरो वेक्टर्स जो हैं ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर्स VR, यानी कि अगर हम एक जनरल VR वेक्टर ले रहे हैं जहां पर ये R की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी या 2 के इक्वल हो सकती है, n के इक्वल या n से छोटी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो VR वेक्टर है इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। क्या कह रहा है ये देखिए, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर, मान लीजिए कि आपके पास v1 v2 से लेकर vn तक आपके पास ये वेक्टर है। ये कह रहा है कि ये जो आपके पास सेट ऑफ n वेक्टर्स है ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर इसके अंदर एक वेक्टर है VR, ये जो VR है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो v1 ले लिया, यहाँ पर जो r की वैल्यू वो 2 के इक्वल ली गई है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर v2 ले लिया, तो ये v2 को हम कैसे लिखेंगे, a1 v1, तो a2 के, क्योंकि देखिए मान लीजिए v1 है v2 है तो v2 से प्रीसीडिंग तो आपके पास v1 ही है, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। अगर मैं यहाँ पर v3 ले रही हूँ तो ये आपका प्रीसीडिंग जो बनेगा a1 v1 a2 v2 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए v7 ले रही हूँ तो इसका मतलब a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 से लेकर a7 v7 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। 7 तक नहीं 6 तक, ठीक है, प्रीसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो ये जो है वो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा सेट, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो वेक्टर जो है VR वेक्टर जो है वो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। मैं आपको दोबारा पढ़कर बता देती हूँ कि द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 से लेकर vn तक ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज लीनियरली डिपेंडेंट, वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर्स VR, जहां पर r की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से बड़ी हो सकती है और n के इक्वल या n से छोटी हो सकती है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर 8th नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF आर लीनियरली डिपेंडेंट, कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर मैं ले रही हूँ वेक्टर स्पेस VF से, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, कि जो उसमें से एक जो होगा वो दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जाएगा। क्या कह रहा है कि मान लीजिए मैंने U और V दो वेक्टर ले लिए वेक्टर स्पेस VF से, ये जो है वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियर डिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती है कि नॉट ऑल जीरो। अब यहाँ पर दो वेक्टर हैं तो दोनों यहाँ पर जो है वो जीरो नहीं होंगे, इनमें से कोई एक होगा जो जीरो यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि दोनों जीरो नहीं हो सकते। अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, AU प्लस में BV इज इक्वल्स टू में जीरो वेक्टर के इक्वल। अब यहाँ पर जो है वो मान लीजिए मैं A अगर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो ले रही हूँ, A डज नॉट इक्वल्स टू जीरो ले रही मान लीजिए, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर A डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो AU इज इक्वल्स टू माइनस BV हो जाएगा, यानी कि U वेक्टर जो है वो माइनस B/A V हो जाएगा। ठीक है, ये U है, तो यानी कि एक वेक्टर जो है, ये जो आपका वेक्टर है ये दूसरे के स्केलर मल्टीपल, ये आपका एक स्केलर ही बन जाएगा, तो स्केलर मल्टीपल में लिखा जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी यही है कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। अब यहाँ पर जब मैंने A को डज नॉट इक्वल्स टू जीरो लिया तो B को डज नॉट इक्वल्स टू जीरो लूंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा बी वी इज इक्वल्स टू माइनस में ए यू। अब v की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो माइनस ए बाई वी यू हो जाएगा। तो v को हमने यहाँ पर स्केलर मल्टीपल में लिख दिया। तो अगर दो वेक्टर्स हैं किसी वेक्टर स्पेस वी एफ के और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, देन आपके पास जो वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट भी। ये क्या है कि इफ x1 x2 से लेकर xr तक इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ n बाई 1 कॉलम्स वेक्टर्स। n बाई 1 कॉलम्स क्या होते हैं आपके पास, इस तरीके से जो है वो एक कॉलम बनेगा। ठीक है, तो n बाई 1 कॉलम्स वेक्टर्स आपके पास बनेगा एंड a इज n बाई n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास x1 से लेकर xr तक लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ n बाई 1 कॉलम वेक्टर्स थे। वो आपके पास क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। अब एक हमने एक सेट लिया है, एक मैट्रिक्स लिया है जो कि n बाई n ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब इसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। देन अगर हम इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को इन स्केलर वेक्टर्स के साथ, कॉलम वेक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आपके पास n कॉलम वेक्टर्स हैं, n बाई 1 ऑर्डर के कॉलम वेक्टर्स हैं, तो उसको अगर हम किसी स्केलर, मान लीजिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से एक स्केलर ही का काम करेगा, तो अगर स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ तो वो भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी 9 प्रॉपर्टीज थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो आपको ये सारी ही जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवाई हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करना है। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।